हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी ये डे 6 है। जिन्हें भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं वहाँ पर एक आपको लिंक दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को और आसानी से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल टास्क एंड ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, पहले टास्क देता हूँ, फिर उस टास्क को करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है और आपको लिमिटेड टाइम में वहाँ पर टेस्ट को अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब इकट्ठे सबके साथ एक ग्रुप में। अब चलिए आज की स्टोरी के बारे में देखते हैं। आज की जो स्टोरी है इसका जो टाइटल है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि परिवार की क्या आवश्यकता होती है हर किसी के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में एक घटना देख लेते हैं। ये जो स्टोरी है क्या है देखते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट दैट हैपेंड इन जापान। यहाँ पर बोल रहा है ये जापान में घटी एक सच्ची घटना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ऐसा भारी भरकम वर्ड तो है नहीं। नेक्स्ट में है इन जापान अ मैन वॉज गेटिंग हिज हाउस डिसमेंटल्ड एंड रिफर्बिश्ड। क्या अर्थ हुआ इसका? यहाँ पर डिसमेंटल का क्या अर्थ है? डिसमेंटल का मतलब होता है तोड़ना, ध्वस्त करना। ठीक है, या फिर गिरा देना किसी बिल्डिंग को, डिसमेंटल कहलाता है। रिफर्बिश का मतलब होता है फिर से उसको बनाना, फिर से नवीनीकरण करना। क्लियर? तो यहाँ पर बोल रहा है कि जापान में एक व्यक्ति अपने घर को तोड़कर दोबारा बनवा रहा था। ये भी सही है। आज से मतलब एक नए तरीके से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश का सेंटेंस भी होगा। कई लोगों ने मुझे बोला भी पर्सनली कि सर अगर हिंदी भी उसके साथ रहता तो पीडीएफ से रिवीजन करने में अच्छी मदद मिलती, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि एक सेंटेंस आपका इंग्लिश का रहे, दूसरा सेंटेंस आपका हिंदी का रहे। और वर्ड तो मैं बता ही रहा हूँ और लास्ट में भी आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बता ही देता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब डिसमेंटल का मतलब तोड़ना, ठीक है, और रिफर्बिश का मतलब फिर से बनाना। तो वही बोल रहा है कि जापान में एक व्यक्ति अपने हाउस को तोड़ करके फिर से रिफर्बिश कर रहा था, मतलब फिर से उसको बना रहा था। आगे है हाउसेस इन जापान ऑफन हैव एम्प्टी स्पेसेस इन देयर वुडन वॉल्स। इन जनरल वहाँ पर वुड की लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर तबाही किसी कंट्री ने झेला है, खास करके प्राकृतिक आपदाओं की, तो वो है जापान। जैसे वहाँ पर सुनामी बहुत बार आते हैं, है ना, भूकंप भी बहुत बार आए हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर कंक्रीट के घर बहुत कम बनाए जाते हैं, मैक्सिमम घर वहाँ पर वुडन के होते हैं। ठीक है, जो सेफ जोन में आता है वहाँ पर लोग बनाते हैं कंक्रीट के, लेकिन इन जनरल वहाँ पर वुड के घर बनाए जाते हैं और वॉल्स भी वहाँ पर वुड के होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जापान के घरों में लकड़ी की दीवारों में आमतौर पर खाली जगह रहती है, मतलब वहाँ पर बोल सकते हो कि गैप रहता है थोड़ा सा, है ना, उसके दीवारों पर। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यहां पर क्या है, हाँ, व्हेन द वॉल्स ऑफ दैट ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब घर होता है, ठीक है, जहां पर लोग रहते हैं, वर बीइंग डिसमेंटल्ड, मतलब उसे तोड़े जा रहे थे। अ गेको, गेको का मतलब होता है छिपकली, लिजर्ड, ठीक है, वॉज डिस्कवर्ड मतलब पाया गया। एनस्नेड, एनस्नेड का मतलब होता है वहां पर फंसा हुआ रहना, है ना, फंसा हुआ रहना, उलझा हुआ रहना। इन द वैकेंट क्रेविस, क्रेविस का मतलब होता है छिद्र, है ना, वहां पर जो गैप बचे रहते हैं छोटे से, उसको बोलते हैं क्रेविस। ऑफ दैट पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब वॉल ही होता है, मतलब घर के जो पार्टीशन किए जाते हैं वॉल के थ्रू किए जाते हैं, तो पार्टीशन का मतलब वॉल ही हुआ। क्या अर्थ हुआ इसका कि जब उस घर की दीवारों को तोड़ रहे थे तो उस दीवार की खाली जगह में एक छिपकली फंसी हुई मिली। ठीक है, ड्वेलिंग का मतलब घर हो गया, गेको का मतलब लिजर्ड, एनस्नेड का मतलब आपका फंसा हुआ होना और फिर कहीं पर उलझा हुआ होना। क्रेविस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, खाली जगह बोल लो और फिर उसको छिद्र बोल लो, चाहे तो जो दीवारों में, वुड की दीवारों में जो गैप होते हैं उसको कह सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अब अगला सेंटेंस क्या है, यहाँ पर बोल रहा है देयर वॉज अ नेल एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है गड़ा हुआ होना, है ना, जैसे नेल को हम लोग ठोकते हैं दीवार में, तो वैसे ही था कि एक नेल वहाँ पर एम्बेडेड था, गड़ा हुआ था। इन द लीजर्ड लिम्ब, जो लीजर्ड है, जो गेको है, उसके लिम्ब में यानी कि पाँव में क्या फंसा हुआ था, गड़ा हुआ था, एक नेल फंसा हुआ था, कांटी फंसा हुआ था। ठीक है, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द पार्टीशन। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है आगे वाले भाग से जो आगे उभरा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है बाहर की ओर, है ना। फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द पार्टीशन मतलब दीवार से जो आगे निकला हुआ था, मतलब एक कांटी,
और वो कांटी कहाँ पर एम्बेडेड था, कहाँ पर फंसा हुआ था, कहाँ पर गड़ा हुआ था, तो लिजर्ड के लिम्ब में, मतलब गलती से ऐसा हुआ होगा। फिर इसका सेंटेंस बोल रहा है उस छिपकली के पैर में दीवार के बाहर की तरफ से निकलकर एक कील घुसी हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। आगे कह रहा है व्हेन ही सॉ दैट लिजर्ड, मतलब उस व्यक्ति के बारे में कह रहा है जो घर अपना तोड़ करके फिर से बनवा रहा था, उसके बारे में कह रहा है कि जब उसने उस लिजर्ड को देखा, ही फेल्ट कंपैशन फॉर इट, मतलब उस छिपकली के लिए दया की भावना को महसूस किया, है ना, काफी दया आई उसे। कंपैशन का मतलब दया, करुणा, है ना। एंड ऑल्सो बिकेम इनक्विजिटिव, मतलब काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। इनक्विजिटिव का मतलब होता है काफी ज्यादा इच्छुक होना, जिज्ञासु होना। बिकॉज व्हेन द नेल वॉज एग्जामिन्ड, क्योंकि जब उसको पता चला, एग्जामिन किया, उसको जांचा परखा नेल को, उस कांटे को, उस कील को, तो क्या पाया गया, इट वॉज फाउंड दैट दिस नेल वॉज हैमर्ड 5 years ago व्हेन द हाउस वॉज बिल्ट, कि ये तो भाई कील को उस समय ठोका गया था, वहां पर हैमर किया गया था 5 साल पहले जब इस घर को बनाया जा रहा था, है ना। जब उस छिपकली को देखा तो उस पर तरस तो आया ही, मतलब दया आया, साथ ही एक जिज्ञासा भी हुई, क्योंकि जब कील को जांचा गया तो पता चला कि ये कील मकान बनाते समय 5 वर्ष पहले ठोकी गई थी। क्लियर यहां तक। फिर आगे देखते हैं, यहां पर कह रहा है क्या कह रहा है ये, हाँ, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, डिस्पाइट बीइंग एंसनेड, एंसनेड का मतलब मैं बता दिया, वहां पर फंसा हुआ था, कि फंसा हुआ होने के बावजूद भी, इन द सेम स्पॉट, सेम जगह पर, फॉर 5 years द लिजर्ड वॉज स्टिल अलाइव, कि उसी जगह पर वो फंसा रहा था, मतलब फंसा होने के बावजूद भी 5 साल तक लिजर्ड वहां पर अभी भी अलाइव था, यानी कि जिंदा था। छिपकली 5 वर्षों से एक ही जगह में फंसे रहने के बावजूद जिंदा थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस है इट वॉज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल का मतलब होता है समझ से परे, है ना, समझ से बाहर था, मतलब समझने से बाहर था। टू एंड्योर इन ए कन्फाइंड डीम रेसेस ऑफ द वॉल फॉर 5 years विदाउट एनी मूवमेंट, मतलब बिना हिले डुले वहां से, बिना मूवमेंट किए 5 साल तक एक डीम रेसेस में, डीम का मतलब धुंधला होता है, रिसेस का मतलब क्या होता है, रिसेस का मतलब कोना होता है, मतलब किसी घर का जो कोना होता है उसको कहते हैं, है ना। और वो भी काफी कन्फाइंड प्लेस था, काफी छोटी जगह थी वो, और छोटी जगह रहने के बावजूद भी वहां पर वो एंड्योर कर रही थी, मतलब सहन कर रही थी, अभी भी जिंदा थी। इस बात को लेकर के वो व्यक्ति जो था उसको बिलीव नहीं हो रहा था। इनकंसीवेबल था ये इंसिडेंट, मतलब कि अविश्वसनीय था, है ना, अविश्वसनीय बोल सकते हो, और फिर समझ से बाहर था। वही यहाँ पर कह रहा है कि दीवार के एक छोटे से अंधेरे हिस्से में बिना हिले डुले 5 वर्षों तक जिंदा रहना असंभव था। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है, ये वर्ड इट वॉज ट्रूली एस्टोनिशिंग, ये बहुत ही ज्यादा मतलब हैरान करने वाली बात थी। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्य में डाल देने वाली बात। हाउ द लिजर्ड मैनेज टू सर्वाइव फॉर 5 years, कि कैसे उसने 5 साल तक वहां पर जीवित रहा। मोर ओवर, इसके बाद भी, इट डिडंट टेक अ सिंगल स्टेप बिकॉज इट्स फुट वॉज ट्रैप्ड इन अ नेल प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वॉल। ये कह रहा है ये वाकई हैरान करने की बात थी कि छिपकली 5 वर्षों से जिंदा कैसे थी, वो भी बिना एक कदम हिलाए, क्योंकि पैर दीवार में निकली हुई एक कील में फंसा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अगला सेंटेंस कह रहा है सो दे हॉल्टेड द टास्क, मतलब जो काम चल रहा था, मतलब जो भी उनके पास काम थे, जहां पर वो देखने आए थे छिपकली को, जब देखे तो उसने क्या किया, हॉल्ट किया वे लोग अपने काम को, मतलब रोक दिया। एंड कमेंस्ड स्क्रूटिनाइजिंग, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है एग्जामिन करना, जांचना परखना, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, है ना। तो उसने जांचने परखने का काम शुरू कर दिया द लिजर्ड, लिजर्ड को। टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, इट्स बिहेवियरल पैटर्न्स एंड फीडिंग हैबिट्स, कि ये किस तरीके से ये बिहेव करता है और ये किस तरीके से खाना वगैरह खाता है। इस चीज को उसने वहां पर जो व्यक्ति थे वो काम छोड़ करके अपने अपने
क्या किए, एग्जामिन करना शुरू कर दिए, ये समझने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर छिपकली है वो कैसे बिहेव करता है, कैसे अपना खाना खाता है और कैसे ये इतने सालों तक जीवित है। अब अगला देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पर, उसका ये सेंटेंस है हिंदी। सो वहाँ काम रोक दिया गया और छिपकली को देखने लगे कि वो क्या करती है और क्या और कैसे खाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आई डोंट नो, वो व्यक्ति कह रहा है, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर अनदर लिजर्ड केम विथ फूड इन इट्स माउथ। थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से एक और छिपकली आ गई जिसके मुंह में खाना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग दिस स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य, है ना, तमाशा बोल सकते हो, दृश्य बोल सकते हो। इंडिविजुअल्स वर रेंडर्ड स्पीचलेस, मतलब जितने लोग थे वहां पर, इंडिविजुअल्स का मतलब वहां पर जितने लोग थे उसके बारे में कह रहा है कि इंडिविजुअल्स वर रेंडर्ड स्पीचलेस, मतलब स्पीचलेस हो गए, है ना। रेंडर्ड का मतलब कोई घटना ने उसे स्पीचलेस कर दिया, है ना। रेंडर का मतलब होता है किसी को ऐसा बना देना। ठीक है, स्पीचलेस कर दिया मतलब बिल्कुल अवाक रह गए, मतलब बिना कुछ, कहते हैं ना, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। बाय एस्टोनिशमेंट, मतलब आश्चर्य से उन लोग स्पीचलेस हो गए। इवोकिंग अ प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्स विद इन देयर हार्ट्स, प्रोफाउंड का मतलब होता है काफी गहरा, है ना। इवोकिंग का मतलब होता है पुकारना या फिर बुलाना। मतलब जब उन्होंने देखा, उस दृश्य को देखा, तो काफी लोग एकदम बहुत ही गहरे इमोशन के साथ उसका दिल भर गया उन लोगों का। इवोकिंग का मतलब ऐसा उसके दिल में ऐसा क्रिएट हुआ, है ना। इवोकिंग का मतलब होता है पुकारना, ऐसा बुलाना। तो ये देखकर लोग हैरान से सुन्न हो गए और ये बात उनके दिल को छू गई। ठीक है, अब आप एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ढूंढोगे इंग्लिश के तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो अलग तरीके से कहना चाह रहा होता है, हिंदी में कुछ अलग ही हो जाता है। हालांकि कई बार होता है कि आप एग्जैक्ट किसी सेंटेंस का हूबहू नहीं कर सकते हिंदी मीनिंग, है ना। फिर भी जहाँ तक कोशिश है, जो भी है यहाँ पर अवेलेबल, मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। अगला क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस ये है, द लिजर्ड विच वॉज स्टक, वो जो छिपकली थी जो वहां पर फंसी हुई थी, स्टक मतलब फंसा हुआ होना, एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, बिकॉज ऑफ नेल स्टक इन इट्स फुट, इसके पैर में वो चुभा हुआ था, है ना, फंसा हुआ था नेल। was being fed by another lizard for the past 5 years, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, ये हिंदी मीनिंग देखिए, जो छिपकली पैर में कील घुसी होने की वजह से एक ही जगह में फंसी हुई थी, दूसरी छिपकली पिछले 5 वर्षों से उसका पेट भर रही थी। क्लियर, अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, अमेजिंग, अद्भुत, The lizard relentlessly providing service to its companion, relentlessly का मतलब होता है मतलब बिना थके हारे, है ना। बिना थके हारे नहीं, इसको कह सकते हो कि लगातार बने हुए होना, है ना। relentlessly मतलब लगातार, providing service to its companion, companion का मतलब साथी होता है। without losing hope, had been tirelessly का मतलब होता है बिना थके हुए होना। persevering मतलब लगातार बने होना, for the past 5 years, अद्भुत, एक छिपकली द्वारा अपने साथी के प्रति बिना उम्मीद छोड़े ये सेवा पिछले 5 वर्षों से लगातार बिना थके चल रही थी। क्लियर, अब आगे क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस है, नाउ पोंडर अपॉन दिस, मतलब आप जरा इस पर गौर कीजिए, आप इस विचार कीजिए। पोंडर अपॉन का मतलब होता है विचार करना। कैन ए टाइनी क्रिएचर परफॉर्म ए टास्क दैट इवन एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन नॉट, आप जरा सोचिए कि एक नन्हा सा जीव जो काम कर सकता है, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकता। प्लीज डू नॉट अबेंडन योर लव्ड वंस, कृपया अपने प्रियजनों का परित्याग ना करें। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग करना। ठीक है, खास करके फैमिली मेंबर्स के बारे में कहना चाह रहा है ये। फिर आगे क्या है, अगला सेंटेंस है यहाँ पर, व्हेन दे सीक योर असिस्टेंस, मतलब जब उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, असिस्टेंस का मतलब हेल्प की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेन फ्रॉम स्टेटिंग योर प्री ऑक्यूपेशन, आप इस चीज को कहने से मना कर दो, मतलब रोको अपने आप को, खुद को। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, है ना, मना करना।
स्टेटिंग, कहने से, स्टेट का मतलब होता है कहना, ठीक है। तो ये कहने से खुद को रोको कि आप बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड हो, है ना। प्रीऑक्यूपेशन का मतलब होता है अति व्यस्त होना, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। एंड अनअवेलेबिलिटी फॉर देयर नीड्स, कि जब आपकी किसी की ज़रूरत पड़ती है तब आप खुद को ऐसा मत कहो कि भाई आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो अपने लाइफ में, ठीक है। जब भी उन्हें आपकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, जब भी उन्हें आपके मदद की ज़रूरत पड़े। इसका देख लीजिए क्या है हिंदी में। ये जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो उस समय उन्हें यह ना कहें कि आप बहुत व्यस्त हैं और आपके पास उनके लिए समय नहीं है। अगला सेंटेंस है, यू मे हैव द होल वर्ल्ड एट योर फीट बट फॉर देम यू आर देयर वर्ल्ड। हो सकता है कि आपके कदमों तले सारी दुनिया हो लेकिन उनके लिए केवल आप ही उनकी दुनिया हो। इसलिए किसी भी मेंबर को, अपने फैमिली मेंबर को ऐसा ना कहें कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं इसलिए उनकी आप मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आप बहुत बड़े इंसान हो, आपके लिए पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी मदद जो है उसकी दुनिया को बदल सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना कहें कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो आप समझ भी रहे होंगे कि क्यों इसका टाइटल मैंने दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर, हाँ अगला सेंटेंस है, अ मोमेंट ऑफ योर नेग्लेक्ट, मतलब अ मोमेंट ऑफ योर नेग्लेक्ट कहने का मतलब है कि आपके एक पल की उपेक्षा कहने का मतलब जो इग्नोरेंस होता है उसके बारे में कह रहा है। कैन ब्रेक द हार्ट ऑफ दोज हु रिसाइड इन योर हार्ट। आपकी उपेक्षा का एक पल उनके दिल को तोड़ सकता है जो आपके दिल में बसते हैं। बिफोर सेइंग एनीथिंग रिमेंबर दैट it takes only a moment to break something while it takes a whole life to build something। कुछ कहने से पहले ये याद रखें कि कुछ तोड़ने में केवल एक पल लगता है जबकि उसे बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए किसी का भी दिल ना तोड़ें, खास करके द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अपने फैमिली मेंबर्स को क्या नहीं करें, कभी भी दिल ना दुखाएं, कभी भी ना छोड़ें, कभी भी उनका परित्याग ना करें। अब चलते हैं वन बाय वन सारे शब्दों के हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। यहाँ पर था डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब होता है गिराना, तोड़ना, फिर ध्वस्त करना। रिफर्बिश का मतलब नवीनीकरण करना, मतलब फिर से बनाना। ड्वेलिंग का मतलब घर होता है, आवास होता है। गेको का मतलब छिपकली। इंस्नेड का मतलब उलझा हुआ होना, फंसा हुआ होना। क्रेविस का मतलब दरार होता है ना, गैप होता है। एम्बेडेड का मतलब फिक्स्ड, फर्मली एंड डीपली, मतलब गड़ा हुआ होना। आगे क्या है एम्बेडेड का मतलब बताया, फिक्स्ड, फर्मली एंड डीपली, मतलब गड़ा हुआ होना। अगला क्या है यहाँ पर है प्रोट्रूडिंग। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है आगे से निकला हुआ होना, उभरा हुआ होना। कंपैशन का मतलब दया होता है। इंक्विजिटिव का मतलब जिज्ञासु, इच्छुक होना, क्यूरियस होना किसी चीज़ को लेकर के। फिर अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है यहाँ पर इम्पॉसिबल के सेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इनकंसीवेबल का मतलब समझ से बाहर होना। इंड्योर का मतलब सहन करना, जीवित रहना। कन्फाइंड का मतलब सीमित होना। डिम का मतलब धुंधला, फिर अंधेरा। रिसेस का मतलब, रिसेस का और भी कई सारा मीनिंग होता है, जैसे छुट्टी होना कुछ देर के लिए, है ना, गैप होना बीच में। मतलब आप लगातार 8 घंटे तक काम करते हो तो बीच में आधे घंटे का गैप होता है तो उसको भी रिसेशन कहा जाता है, रिसेस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रिसेस का एक और मीनिंग होता है कॉर्नर और फिर नुक जिसको कहते हैं, कोना, है ना। एस्टोनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित होते हुए। हॉल्टेड का मतलब रुका हुआ होना। कमेंस्ड का मतलब शुरू कर दिया। फिर अगला है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है एग्जामिन करना, जांचना, फिर परखना। डिसर्न का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड करना। स्पेक्टेकल का मतलब होता है तमाशा, फिर दृश्य। फिर रेंडर्ड का मतलब होता है ऐसा बना दिया। इवोकिंग का मतलब पुकारते हुए, बुलाते हुए। प्रोफाउंड का मतलब गहरा। रिलेंटलेसली का मतलब लगातार। फिर है कंपेनियन का मतलब साथी होता है, एसोसिएट्स होता है। टायरलेसली का मतलब होता है अथक, मतलब बिना थके हुए होना। परसिवरिंग का मतलब होता है जबरदस्ती, है ना, जबरदस्त, मतलब जिद्दी तरीके से, जिद्दी बोल सकते हो, लगातार बने रहना को कह सकते हो परसिवरेंस। पोंडर अपॉन का मतलब विचार करना। अबेंडन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। असिस्टेंस का मतलब सहायता। रिफ्रेन का मतलब रोकना, मना करना। प्रीऑक्यूपेशन का मतलब होता है अति व्यस्तता, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त होना। अब पिछले क्लास का हम लोग आंसर देखेंगे कि क्या है इसका आंसर। यहाँ पर दिया था द एंटायर ऑडियंस इज ड्रेस्ड अप इन पायजामा। क्या अर्थ हुआ इसका कि जो पूरे ऑडियंस थी
वो पायजामा में ड्रेस किए हुए थी, है ना, मतलब सारे लोग पायजामा पहने हुए थे, ऐसा ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर एरर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी पायजामा हो और फिर आपका स्पेक्टिकल्स हो, जिसको चश्मा कहते हो, ग्लासेस, है ना, और फिर जैसे सीजर्स है, सीजर्स उसके दो पार्ट होते हैं, पायजामा का भी दो पार्ट होता है ना, दो पार्ट होता है, सीजर का भी दो पार्ट होता है, आपके चश्मे ग्लासेस का भी दो पार्ट होता है। तो जिसके भी दो पार्ट होते हैं, जैसे शॉर्ट्स आप पहनते हो, पैंट्स पहनते हो, जिसका भी दो पार्ट होता है उसको कभी भी एज ए सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कब? जब ये एज अ नाउन यूज होता है। तो यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए पायजामा कहना गलत है, इसको पायजामा के साथ आपको एस लगाना पड़ेगा, पायजामास, ठीक है। सीजर्स ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ये एज अ नाउन फंक्शन करे सेंटेंस में, तब इसका प्लूरल में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मान लो कभी कभी ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे मैं कहूँ कि लेट्स प्ले पायजामा गेम, है ना, लेट्स प्ले पायजामा गेम, तो ऐसा हो सकता है कि पायजामा वाला कोई गेम होता है, तो गेम के पहले आप पायजामा लगाए हो, मतलब वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, किसके लिए? गेम के लिए, है ना। तो वहां पर पायजामा आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें एस नहीं भी दोगे तो भी आपका चल जाएगा काम, है ना। लेकिन जब भी पायजामा, सीजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स ये सारे अगर काम करते हो एज ए नाउन, तो वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अब अगला क्या कह रहा है, आज का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्या कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ आपको क्या बताना है, एनस्नेयर का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। इसको एक्सप्लेन करके मुझे बताना, देखते हैं कितने लोग को याद है आज की क्लास में। क्या डिटैच होता है, इसका मीनिंग डिटैच दो बार लिखा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैप होता है या फिर एक्सट्रिकेट होता है, आप मुझे बताओगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसका सिनोनिम होता है। तो आज के क्लास में भी हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को सीखे, खास करके वर्ड्स को सीखे, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, आज के क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।